अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। ये हम जो इवेंट करते हैं, इसका बुनियादी मकसद जो है वो है कि हाउ कैन वी एम्पावर आवर फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट्स, ताकि वो अप्लाइड टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा सकें। क्योंकि इट डज़ नॉट मैटर हाउ हाउ मच यू नो, अगर उस इल्म को आप इस्तेमाल करके कोई मसला नहीं सॉल्व कर सकते, तो वो सारा इल्म मतलब ठीक है, थोड़ी बहुत रोज़ी कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन वो ना सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल है और ना ही किसी कंपनी के लिए वैल्यूएबल। और हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि वी हैव क्लोज टू 230 यूनिवर्सिटीज। इसमें से हर साल तकरीबन 9,70,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। और अगर हम एम्प्लॉयबिलिटी के लिहाज से देखें तो मुश्किल से 0.1%, जिसका मतलब है कि 100 में से एक जो बंदा है वो एम्प्लॉयबल होता है। मेरा 40 साल का अरसा गुजरा है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्री के साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया है। जब इंडस्ट्री से पूछें तो वो कहते हैं कि ये कुछ लोग कर ही नहीं सकते, हम एम्प्लॉय कैसे करें। और जब लोग इंडस्ट्री के पास जाते हैं वो सबसे पहले पूछते हैं क्या एक्सपीरियंस क्या है आपका। तो दिस हैज़ बीन बॉदरिंग मी थ्रू आउट। और नस्ट में जब मैं था सीट्स में, आई वाज द प्रिंसिपल देयर। उस वक़्त फिर मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी क्लोज़ली विद द इंडस्ट्री। और उसका नतीजा ये निकला कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, उनमें मोर देन 80% वर एम्प्लॉयबल इमीडिएटली आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो तो हेलो। हो गया। सो तो ये उसके बाद फिर मैंने ये किया कि मैंने इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी थी इनको करिकुलम में इन्वॉल्व कर दिया। और करिकुलम में मैंने इस तरीके से इन्वॉल्व किया, फ़र्ज़ करो कोई डेटाबेसेस पढ़ा रहा है तो उसमें करिकुलम तो नॉर्मल ही पढ़ाया, लेकिन जो उसकी लैब एक्सरसाइज़ेज़ थी वो हमने उस पर्टिकुलर टूल पे शिफ्ट कर दी, जिसकी वजह से बाय द टाइम स्टूडेंट्स वर अबाउट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर, उसी सेमेस्टर में हम स्टूडेंट्स को एनकरेज करते थे कि वो 1-2 इसकी सर्टिफिकेशंस ले लें। और वो जो सर्टिफिकेशन उनकी होती थी, कोई आईबीएम की, कोई माइक्रोसॉफ्ट की, कोई ओरेकल की, दैट वुड कीप देम अहेड ऑफ अदर एप्लीकेंट्स जहां भी वो कहीं अप्लाई करते थे। तो मेरी ये एसपीएस में जब बात हो रही थी, मैंने हशमत मलिक को कहा, मैंने कहा यार इफ वी कैन हेल्प आवर यूनिवर्सिटीज एंड आवर यूथ, दुनिया इतना कुछ अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रही है, जहां देखो या इजरायली है या इंडियन है, और वो बिलियंस की कंपनी बना रहे हैं। हम यहाँ छोटे छोटे सोल्यूशन भी नहीं बना सकते। और उसकी वजह ये है कि हम वी कैन टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजीज, वी कैन टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, लेकिन वो मसला कैसे हल करेंगे तो वो हमें नहीं आता है कि वो सिरा कहाँ से है जो जिसको पकड़ के मसले का हल किया जाए। तो इसको फिर हम पिछले 4-5 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। And we have come up with the idea of establishing center of expertise in university। और ये एक्सपर्टीज की मल्टीपल वेंडर्स के हो सकते हैं और मल्टीपल टूल्स पे हो सकते हैं। और इसमें अगर आप देखें जो एसपीएस है, दे हैव एक्सपर्टीज इन एआई एंड की डेवलपमेंट में है, फाइनेंशियल क्राइम्स में है, ट्रेनिंग एंड एनेबलमेंट में है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में है, सिक्योरिटी में है। सो दे हैव वेरिंग काइंड ऑफ एक्सपर्टीज एंड दे हैव वेरी लार्ज कनेक्टिविटी विद द मार्केट। they work with more than 50 different vendors, और हर वेंडर की कोई 100-150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जिस तरह आईबीएम की कम से कम 700 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। सो जस्ट इमेजिन हमारे लोग अगर चंद प्रोडक्ट्स पे एक्सपर्टीज वो कर लें तो उनकी अपॉर्चुनिटीज कितनी बढ़ जाएंगी। और इन प्रोडक्ट पे एक्सपर्टीज करने के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो फैकल्टी मेंबर है उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं कहूँगा वो की रोल प्ले कर सकते हैं बाय नंबर वन
इंश्योरिंग कि वो खुद टेक्नोलॉजी को जानते हैं और फिर उस टेक्नोलॉजी को एम्बेड करते हैं अपने करिकुलम में। और इसके लिए हशमत एंड एसपीएस हैज बीन वेरी काइंड कि दे हैव एग्रीड टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट, नॉट ओनली कि वो हेल्प करेंगे इन टीचिंग दोज टेक्नोलॉजीज और बिल्डिंग दोज टेक्नोलॉजीज और गेटिंग सर्टिफिकेशन, देन दे विल, जो वो लोग सर्टिफिकेशंस हासिल कर लेंगे उनको ये लोग अपने जो लाइव इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट है उसमें एंगेज करेंगे। तो जो सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करने का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि सबसे पहले तो किसी भी फैकल्टी को प्रोडक्ट ओनर बनना पड़ेगा और हशमत हैज ऑल द लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। उसमें से आप जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं बैंक में, इनसे हो सकता है, कोई क्लाउड सिक्योरिटी से हो सकता है, कोई क्लाउड माइग्रेशन रिलेटेड टूल्स है, देयर आर सो मेनी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आईबीएम के करें, अमेज़न का कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का कर सकते हैं। और जब ये प्रोडक्ट ओनर बन जाएंगे, वी विल हेल्प देम क्रिएट अ प्रोडक्ट प्लान कि उस प्रोडक्ट को लेके चलना कैसे है। और फिर सिस्मिक एक प्लेटफॉर्म है, उससे वी विल हेल्प देम कि उस प्रोडक्ट वो फिट कहाँ पे होती है। और उससे फिर हम उनकी स्किल्स बिल्ड करेंगे कि वो डिफरेंट क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे कि ये जो टूल है ये उनके मसले कैसे हल करेगा। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वो किसी भी बंदे को उस वक्त हायर करेगी जब वो उनके लिए वैल्यूएबल होगा, या कोई प्रोजेक्ट में उस वक्त एंगेज करेगी जिस वक्त कोई मसला हल हो सकता है। और फिर हम टेक्निकल प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो फैकल्टी मेंबर की और उसकी टीम की एक्सपर्टीज बिल्ड हो जाए। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट डेमो है, प्लान टू अचीव सेल्स एंड टेक्निकल बैचेस एंड सर्टिफिकेशन है, इस सब में हम इनको हेल्प करेंगे। और उसके बाद आइडेंटिफाई प्रोडक्ट कोर्सेज टू टीच एंड पुट देम ऑन एसपीएस वेबसाइट एज वेल एज इंक्लूड देम एज पार्ट ऑफ देयर टीचिंग करिकुलम, उसमें भी हम उनको हेल्प करेंगे। सो इसी तरीके से जो ये टीचिंग है, अगर उनको टीचिंग के लिए वो जो इंडस्ट्री नोट्स चाहिए, वी हैव ह्यूज लाइब्रेरी। आप हैरान हो जाएंगे कि समुंदर है एक इल्म का जो कि अवेलेबल है, लेकिन हम उसमें तैरना तो क्या, हमें पता ही नहीं कि इसको टच कैसे करना है समुंदर को। सो इसी तरीके से उनको हम पीओ कस्टमर पीओसी में इन्वॉल्व करेंगे कि अगर किसी प्रोडक्ट का डेमो देना है या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को हमने डेमोस्ट्रेट करना है कि भाई देखो ये जब आपका मसला हल होगा तो इस तरीके से इट विल लुक लाइक। तो इसी तरीके से हम उनको जो डिफरेंट इंडस्ट्री के डिस्कशंस हैं उसमें इन्वॉल्व करेंगे, उनको हेल्प करेंगे कि उन्होंने प्रोजेक्ट प्लान कैसे बनाना है, कोई आरएफपी अगर कहीं से जनरेट हुई है उसमें वो करेंगे। और ये सारे करते हुए ना फैकल्टी मेंबर कैन आल्सो राइट रिसर्च पेपर्स, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम होता है, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च इज आइडेंटिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड देन डेवलपिंग कॉन्सेप्ट अराउंड इट कि वो मसला हल कैसे होगा, और उस सॉल्यूशन को फिर एनालाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशंस व्हिच आर अवेलेबल। दैट इज व्हाट रिसर्च पेपर इज। हमने नस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाने के लिए एक रोबोटिक्स की किट्स यूज की, और फिर हमने जॉर्जिया टेक के साथ मिलके उस जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाते थे उस पे एक रिसर्च पेपर लिखा कि डेवलप वर्ल्ड में लर्निंग बिहेवियर्स क्या होते हैं बच्चों के और डेवलपिंग वर्ल्ड में क्या होते हैं। सो यू कुड पिक अप एनी रिसर्च प्रॉब्लम और उस पे आप लिख सकते हैं। ये बहुत एक डिफरेंट किस्म का कॉन्सेप्ट है कि मैंने तो जी इसमें पीएचडी की है और बस मैं अंग्रेजी मुझे कोई बताएगा कि टॉपिक क्या है और उस पर फिर मैं लिखूंगा। तो इसी तरीके से वेबिनार दे सकते हैं। और ये इसमें से बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जब वो फैकल्टी मेंबर करेगा तो फैकल्टी मेंबर को भी पेमेंट होगी और स्टूडेंट्स को भी पेमेंट होगी, लेकिन वो पेमेंट उस वक्त होगी जब कस्टमर के साथ एक्टिव एंगेजमेंट होगी।
उसमें ब्लॉग लिखने पे भी वी कैन कॉम्पनसेट, इसी तरीके से डिफरेंट एपीआईज को डेवलप करना है, उनकी लर्निंग है। सो ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। और इस वक्त जो डेरा गाजी खां में यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं। वहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम। इसी तरीके से नमल मियाँवाली में, इसी तरीके से फास्ट इस्लामाबाद में और लाहौर में। So we are working with different faculty members ताकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, ना सिर्फ ये कि वो इंटरनेशनल कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करें। और जब एक दफ़ा ये गिदड़ सिंगी पता चल जाती है ना और तरीका समझ आ जाता है, फिर आप पाकिस्तान के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। असल में हमारे यहाँ पे चूंकि डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता, तो हम जितने भी अपने वो सॉल्यूशंस वो रन कर रहे होते हैं, वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट या सैंपल डेटा सेट जो इंटरनेट पे अवेलेबल हैं उनको करके हम रिसर्च पेपर भी लिख रहे होते हैं, उनको शो कर रहे होते हैं हमारी बहुत रिसर्च हो रही है। बट नोबडी इज सॉल्विंग पाकिस्तान प्रॉब्लम। और वो ये कभी भी नहीं ऐसा होगा कि अंग्रेज आए और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इट इज वी हु हैव टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। और जब ये सारा होगा, सो हमारे स्टूडेंट्स विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट। सो दीज आर द आइडियाज आई वांटेड टू शेयर। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हो या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, आई एम आल्सो अवेलेबल, हशमत इज अवेलेबल, हाशिम इज अवेलेबल। सो बड़ा अफसोस होता है कि इतना एक अपॉर्चुनिटीज के समुंदर अवेलेबल है एंड पीपल आर रनिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर, कि भी हमें 20,000 की 25,000 की इंटर्नशिप भी मिल जाए, वही गनीमत है। लेकिन अगर आपने 4-5 सर्टिफिकेशन की होंगी, वो सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड होंगी IBM से, माइक्रोसॉफ्ट से, अमेजोन से, फोर्टीनेट से, so you will become the first choice of any of the customer or the company in this regard. So with that, I thank you very much, and I let Hashim take over from this point onward. Thank you, Hashim. Thank you, Dr. Saab. If any one of you would have any questions or queries on Center of Expertise, I'm available. I'll be typing my email in the chat window, and you can reach out after this session also. Now we can head over to Asim Ehsan. Asim is an industry veteran. He has 15 years of experience in systems, in infrastructure, and his recent interest for the past few years has been DevOps. So Asim will share with us today on Kubernetes and containerization. Over to you, Asim. You can go ahead and also share your screen. Yes, thank you, Hashim, and thank you for giving me the opportunity to present you this technology set today. So basically आज का जो हमारा एजेंडा पॉइंट है, एज जिस तरह के हाशिम ने हमें बताया, दैट इज Kubernetes एंड माइक्रो सर्विसेज। और इसको हमने आज चूज इसलिए किया कि बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड ऑफ IT, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है। कुछ अर्सा पहले वर्चुअलाइजेशन का काफ़ी कॉन्सेप्ट चला, और बहुत से लोगों को वर्चुअलाइजेशन के बारे में इतनी बाद में पता चला कि जब वो दुनिया में ऑलमोस्ट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर स्विच होने लगा था। तो आज की इस डिबेट का मकसद ये है कि यू शुड नो व्हाट इज़ दिस टेक्नोलॉजी सेट and what are the objectives if you go inside this technology, what type of benefits you can get in your life, and what are the advantages are gaining different industries with these new technologies. So अगर हम बात स्टार्ट करें evolution of development and deployment, so first deployment process that has been invented was waterfall. Waterfall is the oldest deployment development process, और इसके बीच में एक वक्त में एक ही प्रोजेक्ट में काम हो रहा होता है, और एज यू नो के एक प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट
के जो फेजेस होते हैं वो एनालिसिस, डिजाइन एंड कोडिंग एंड टेस्टिंग. So waterfall is very strict that you have to complete first process, then second, then third, and fourth, and deliver the project. During your process of deployment, you cannot change development. You cannot change anything. Even if a customer demands you that change this requirement now, you will not change, because you have to decide from day first that this is our requirement and we are going to do. And now we are in next phase, we cannot change anything. So in that old days, हम मोनोलिथिक टेक्नोलॉजी यूज करते थे और हमारे पास वर्चुअलाइजेशन नहीं थी, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बेयर मेटल सर्वर परचेज करते थे और सर्वर को इवन के क्लाउड भी नहीं था हमारे पास, और उस सर्वर को हम के ऊपर हम बेयर मेटल के ऊपर विंडोज या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन करते थे, और या ये IBM का सिस्टम जी वगैरह वो हम यूज कर लेते थे, और उसके ऊपर अपना वेब सर्वर और डेटाबेसेस डिप्लॉय करते थे. और हमारे डाटा सेंटर्स बहुत बड़े थे, क्योंकि हर एक फिजिकल सर्वर is just leading to a single service. If you have a web server, you need a web server, high compute resources. आप एक bare metal physical server plug करेंगे अपने डाटा सेंटर में. इस तरह डेटाबेसेस चाहिए तो मल्टीपल आप सर्वर्स को प्लग इन करते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपको पावर की रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती थी. फिर टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई और हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया. इससे क्या हुआ कि हमारे डाटा सेंटर्स स्क्यूज हो गए. हमने उसी हार्डवेयर के ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया और उसके ऊपर हमने वर्चुअल मशीन्स डिप्लॉय की. हमारे कंप्यूट रिसोर्स बढ़ गए, हमारी हार्डवेयर की कॉस्ट कम हो गई, हमारी पावर की कॉस्ट कम हो गई, और हमारे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट भी बड़ी तेज़ी से चेंज हुआ. पहले हम एक ही सर्वर परचेज करते थे, उसी को डाटा सर्वर बेस, उसी को वेब सर्वर और बनाते थे. लेकिन जब हमारे पास वर्चुअलाइजेशन आई तो हमने वेब सर्वर अलग बनाना शुरू कर दिया, डाटाबेस अलग बनाना शुरू कर दिया, और फ्रंट एंड बैक एंड ऐप अलग कर दी. तो ये इस वक्त एजाइल, इसकी वर्चुअलाइजेशन की इन्वेंशन के साथ एजाइल डेवलपमेंट प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया गया. और इसके बीच में you can lead multiple projects at the same time, and even it is more beneficial for the from the customer side. Okay, आपको customer कहता है कि ये change कर दो, you can do it. This is not like a waterfall. And इस agile में multiple projects at the same time आप पे काम हो रहा है, और उनकी जो लाइफ साइकिल जो चल रहा है उसमें आप किसी भी स्टेप पे बैक जाके नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. जिस तरह कोडिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग में कोई आपको बग नजर आता है तो आप वापस कोडिंग में चले जाते हैं, फिर उसको फिक्स करते हैं, और देन आप प्रोडक्शन में जाते हैं. और अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त जो दुनिया में इवॉल्व हुई है फ्रॉम लास्ट 5 years, दैट इज DevOps. और DevOps की जी, sorry, if you have any question you can ask, please. Or okay, so DevOps technology की base is basically containerization की invention है. Containerization ने आपको DevOps दुनिया को DevOps से इंट्रोड्यूस किया, और आपकी डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस बहुत तेज हो गया, और आप क्लाउड की रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप कंटेनर्स को क्विकली डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन, एज कंपेयर टू वर्चुअल मशीन और फिजिकल. Evolution of development and deployment. Initially 80s में हमारे पास मेन फ्रेम होते थे, जिस सर्वर के ऊपर आपकी एप्लीकेशन चल रही है उसी सर्वर पे वही सर्वर एक एंड यूजर का इंटरफेस होता था, और यानी कि कंप्लीट एवरीथिंग इज इनसाइड अ सिंगल मशीन, एंड यूजर एंड सर्वर और डेटाबेस एवरीथिंग. देन नेटवर्क्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, तो एक क्लाइंट सर्वर का भी, क्लाइंट इज सिटिंग समवेयर एंड नेटवर्क इज गिविंग द कनेक्टिविटी टू द डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर. देन वर्चुअलाइजेशन के साथ क्या हुआ कि आपने डिफरेंट टीयर्स अपने डाटा सेंटर में इवॉल्व किए, डेटाबेसेस के डिफरेंट टीयर्स, वेब सर्वर के डिफरेंट टीयर्स, लोड बैलेंसर, फायरवॉल्स, और माइक्रो सर्विसेज की इन्वेंशन के साथ आपकी सर्विसेज, एक जो आपकी सर्विस थी आपने उसको बहुत से छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया. तो अभी हम देखेंगे डिटेल से कि ये कैसे हुआ सारा. सो मोनोलिथिक एप्लीकेशन ओवरव्यू. अब जो हमने मोनोलिथिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जब आप ओल्ड डेज में डिप्लॉयमेंट करते थे, तो यू हैव अ सिंगल मशीन,
और सिंगल सर्वर के ऊपर आपने डिप्लॉयमेंट की, दैट सर्वर it could be your web server और business logic जिसमें आप लिख रहे हैं। अब आप देखें कि ये एक एप्लीकेशन है e-store UI, और इसका कैटलॉग सर्विस, ऑर्डर सर्विस, पेमेंट सर्विस, प्रोडक्ट ऑर्डर पेमेंट, एवरीथिंग, this is running inside a single machine, and all these services are talking to a database that is connected with this server. And there is a load balancer, and different web browsers are supported by this application, and mobile apps are connecting to this application. So this is a monolithic. And what is a monolithic? One unit application mean all the business logics are running inside a single machine. If that machine goes down, your whole application goes down. Second, application mostly consists of, most of time our applications are consist of front end, back end, and databases. Everything is deployed in a single machine, and that single machine failure could cause your whole machine failure. And if your one business logic fail, your whole application is going to die. And second problem is if you have to do a patch management, or you wanted to update the new version of application, you need a downtime. That was quite difficult to manage. So what is the solution that we have the problem with the monolithic application? So solutions suggested by scientists that we have to develop something that can segregate your application different business logic components into different areas. There are loosely coupled applications and independent deployment, and there each business logic will be deployed as independently. Just like you have 5 different business logic for an application, और उसके लिए आप हर किसी के लिए आप एक अलग से physical server या virtual machine रख लें, suppose. So this was the solution to minimize the downtime, so that in case अगर आपकी एक component down होता है तो ये आपकी सारी application down नहीं होगी, just आपको वही एक component down नजर आएगा. और deployable by a small team mean independently हर team अपनी अपनी relevant service के ऊपर काम करेगी, और चंद छोटी टीम भी मिलके इसके ऊपर क्विकली काम कर सकती है डिप्लॉयमेंट के लिए. तो ये सॉल्यूशन प्रपोज किया गया, दिस वाज द प्रपोज सॉल्यूशन. और इसके ऊपर जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया गया तो दैट इज नोन एज माइक्रो सर्विसेज. सो दिस इज जस्ट अ डायग्राम दैट इज प्रेजेंटिंग यू बट व्हाट इज अ माइक्रो सर्विस. एंड what is microservice? Basically microservices suggested you to basically microservices is a collection of various services. I mean, if you have your website and that website have have a credit card section, a payment section, some customers are giving you some stars, and you have some billing functionality. So all these functionalities you can see on a single web page, but each functionality you are looking on a single web page is basically coming from a dedicated microservice. So collection of various services, small interconnected services, and वो सारी services आपस में interconnected हैं, आपस में एक दूसरे से communicate कर रही हैं. Each service as distinct feature और functionality. जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेब पेज है, उसके बीच में डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं, और हर किसी के पीछे एक डिफरेंट माइक्रो सर्विस काम कर रही है. ईच सर्विस हैज इट्स ओन बिजनेस लॉजिक. सो अगर आप इस डायग्राम को देखें तो दिस डायग्राम आई टुक फ्रॉम ऊबर एंड क्रीम डिप्लॉयमेंट आर्किटेक्चर. ऊबर और क्रीम में आप टॉप लेफ्ट पे देखें तो एक मोबाइल ऐप है, और लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो एक यूजर है, इट कुड बी फ्रॉम कंप्यूटर. और बेसिकली एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं APIs की बेस पे चलती हैं. अब ऊबर एप्लीकेशन या क्रीम एप्लीकेशन के अंदर आप देखें तो पैसेंजर का वेब UI है, ड्राइवर्स का वेब UI है, ट्रिप मैनेजमेंट है, ड्राइवर मैनेजमेंट है, पैसेंजर मैनेजमेंट है, बिलिंग है, पेमेंट है, नोटिफिकेशंस है, और इसके अलावा 10 किस्म की काम हो सकते हैं. तो प्रीवियसली हम क्या करते थे कि एक ही सर्वर के ऊपर ये सब कुछ डिप्लॉय करते थे, और किसी एक सर्विस की अपग्रेडेशन करने के लिए हमें सबको डाउन करना पड़ता.
तो लेकिन माइक्रो सर्विसेज ने क्या किया कि हर किसी को एक अलग आइडेंटिटी के तौर पर प्रेजेंट किया और सब एक दूसरे के साथ TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर बात कर रहे हैं REST API के थ्रू. If one thing goes down, for example, notification goes down, so user will not suffer. The rest of the user who are using driver or trip or any other component, they will not suffer. Only the users who are specifically looking for the notification, उनको सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ेगा. तो इस वजह से आपका अब इफ यू वांट टू डिप्लॉय सम पैच, अगर आपने पेमेंट में कोई पैच लगाना है तो आपके बाकी कंपोनेंट सारे चलते रहेंगे. जस्ट आपकी पेमेंट की सर्विस में भी माइनर मिली सेकेंड्स के लिए डाउन हो, बल्कि वो भी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है. आप देखते हैं कि आप मोबाइल के ऊपर आज फेसबुक का पेज है या लिंक्डइन पेज है, ट्विटर है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और मोबाइल ऐप्स हैं. जस्ट आप स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं तो आपको पेज का इंटरफेस डिफरेंट नजर आता है. तो वो इतनी तेजी से डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट हो रही है, यानी कि डेवलपमेंट से टेस्टिंग और फिर उसका यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, फिर उसकी सिक्योरिटी, फिर एवरीथिंग डिफरेंट फेजेस से इतनी तेजी से एप्लीकेशन गुजर के डिप्लॉय भी हो जाती है विदाउट एनी डाउन टाइम का हमें फील नहीं होता. एंड दिस इज ऑल ड्यू टू द माइक्रो सर्विसेज. Now introduction to the containers. तो बेसिकली माइक्रो सर्विसेज को चलाने के का जो इंजन है, बेस इंजन है, that is known as containers. टेक्नोलॉजी की जुबान में अगर हम बात करें, अभी तक हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया. तो इसको भी हम जरा थ्योरी बैकएंड से लेके चलते हैं कि वर्चुअल मशीन कैसे काम करती है. सो आपके पास एक बेयर मेटल मशीन है, आपने उस बेयर मेटल मशीन को पावर ऑन किया, उसके ऊपर आपने अब डायरेक्ट आप हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर सकते हैं. हमारे पास डिफरेंट हाइपरवाइजर है, इंडस्ट्री लीडिंग हाइपरवाइजर में ESXi VMware का है, Hyper-V माइक्रोसॉफ्ट का है, KVM रेड हैट लिनक्स का है कर्नल वर्चुअल मशीन, और Citrix एक हाइपरवाइजर. इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन ये टॉप लीडिंग है. तो आपने एक हाइपरवाइजर डिप्लॉय किया बेयर मेटल मशीन के ऊपर. बेयर मेटल मशीन में आपके पास you have plenty of resources like CPU, RAM or storage. अब hypervisor will give you a leverage that you can host number of virtual machines. आप इसके ऊपर बहुत सारी विंडोज, बहुत सारी लिनक्स की मशीन्स को होस्ट कर सकते हैं और उनको डिफरेंट रिसोर्सेज जो बेयर मेटल मशीन के ऊपर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप उसको डिप्लॉय करके दे देते हैं. अब आप अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को देखें तो यू हैव अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अ वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम. इस वर्चुअल मशीन का अपनी बाइनरीज और लाइब्रेरीज हैं जो भी रिक्वायर्ड थी वो हमने इंस्टॉल कर दी इसके अंदर, और इसके अंदर इसके ऊपर हमने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी. सपोज दिस इज अ वेब सर्वर. इसी तरह ये दूसरी एक एप्लीकेशन थी, दिस इज फ्रंट एंड वेब सर्वर एंड दिस इज बैक एंड वेब सर्वर. तो आपने इससे रेलिवेंट बाइनरीज लाइब्रेरीज की और उसके ऊपर उसकी दो सर्विसेज रन स्पिन कर दी. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. अब अभी हम देखेंगे कि ये वर्चुअलाइजेशन और अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कंटेनर्स. अब अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं करना चाहते, यू वांट टू यूज कंटेनराइजेशन, तो क्या करेंगे? यू हैव द सेम हार्डवेयर सर्वर that have plenty of resources. उसके ऊपर आप straight forward operating system डिप्लॉय करेंगे instead of installing your hypervisor. उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कंटेनराइजेशन की सर्विस को इनेबल करेंगे. और कंटेनराइजेशन की ब्यूटी ये है कि ये आपको डिफरेंट कंटेनर्स को होस्ट करने की प्रिविलेज देता है. अब कंटेनर की ब्यूटी ये है कि होस्ट OS is shared by all the container, mean this host operating system, ये लिनक्स की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा नीचे, इसमें लिनक्स जो है वही यूज होता है कंटेनराइजेशन में. विंडोज भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो भी एट द एंड ऑफ द डे अपनी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो लिनक्स को ही थ्रो कर रही होती है. तो कंटेनराइजेशन कंटेनर का लाइट वेट क्यों है? क्योंकि बेस OS का जो कर्नल है वो सारे कंटेनर वही यूज कर रहे होते हैं. तो कर्नल का ओवरहेड जिस तरह वर्चुअलाइजेशन में था वो खत्म हो गया. उसके बाद एप्लीकेशन इज डिकपल्ड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम. मीन एप्लीकेशन को आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिप्लॉय नहीं कर रहे, कंटेनर के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं, और कंटेनर के अंदर आप रेलिवेंट बाइनरीज और लाइब्रेरीज कर रहे हैं.
तो ये चंद MB का एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पिन होता है इंक्लूडिंग ऑल द एप्लीकेशन, और विद इन मिनट्स विद इन सेकेंड्स ये स्पिन आप कर सकते हैं। इसी तरह एक कंटेनर के अंदर आप मल्टीपल सर्विसेज भी होस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप टेक अ फ्यू मिली सेकेंड्स में आप एप्लीकेशन को स्पिन कर सकते हैं। पैकिंग इज नॉट, बल्कि साइज बहुत छोटा सा है। अभी हम आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे, आपको आइडिया होगा कि कितना फास्ट ग्रोइंग ये डिप्लॉयमेंट है इसकी। अब ये जिस स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि वर्चुअल मशीन वर्सेस अ डॉकर। वर्चुअल मशीन आप डिप्लॉय करते हैं और डॉकर डिप्लॉय करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? डॉकर बेसिकली वो इंजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू रन योर कंटेनर। अगर मैं बैक एक स्लाइड बैक जाऊं तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म। सो दिस कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म इज बेसिकली डॉकर। So Docker is responsible to run your containers. तो आपके पास फिजिकल सर्वर है, आपने उस पर हाइपरवाइजर किया, आपने गेस्ट ओएस किया, उसकी बाइनरी लाइब्रेरीज की, उसके ऊपर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी। यू नीड अनदर एप्लीकेशन, आपने सेम वही प्रोसेस किया। थर्ड एप्लीकेशन चाहिए थे, सेम प्रोसेस। इसी तरह आपके पास मल्टीपल फिजिकल सर्वर हैं और आपने वर्चुअल मशीन बनाते गए और एप्लीकेशन आप करते गए। आपका कम से कम भी वर्चुअल मशीन का साइज जीबीज में होगा। आपकी CPU और रैम और स्टोरेज की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी वर्चुअलाइजेशन के मामले में। और आपकी एप्लीकेशन को स्पिन करना और ऑन करना एक बहुत ज़्यादा बूट टाइम है, और इसकी एक लोकेशन से दूसरी जगह पे माइग्रेशन भी बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। मीन अगर आप USA में काम कर रहे हैं और USA से आपने UK के किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो वर्चुअल मशीन को आपने वहाँ पर लेके जाने के लिए आप 10 दफ़ा सोचेंगे कि किस तरीके से वहाँ तक हम पहुँचाएँ। लेकिन अगर आप कंटेनराइजेशन की बात करें तो आपके पास फिजिकल सर्वर है और इवन यू हैव अ वर्चुअल मशीन। तो आप उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे, डॉकर का इंजन इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर आप कंटेनर स्पिन करेंगे। कंटेनर हैज इट्स ओन बाइनरी जैसे हम डिस्कस किया, और ये बहुत कम आपका CPU, मेमोरी, रिसोर्सेज और स्टोरेज और स्पिन टाइम विद इन अ सेकेंड आप एक सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी। देन कंटेनर्स के बारे में क्या है? व्हाट इज कंटेनर? इट इज़ वेरी लाइट वेट, और द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेनर हमारे शिपिंग इंडस्ट्री से आया है। कंटेनर्स ने जिस तरह शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आया था कि आपकी शिपिंग बहुत आसान हो गई थी, उससे पहले शिपिंग एक क्वाइट डिफ़िकल्ट जॉब थी। तो इसी तरह IT की इंडस्ट्री में जो नाम इसका दिया गया कंटेनराइजेशन, दिस इज़ फ्रॉम शिपिंग इंडस्ट्री। यूज बेस कर्नल OS जैसे हमने डिस्कस किया कि एक हमारा बेस ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे, जिस तरह अब ये कंटेनर है सारे समुंदर में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, तो इसके नीचे जो शिप है, दिस शिप इज बेसिकली आवर डॉकर इंजन, जिसने इन सारे कंटेनर्स को होल्ड किया हुआ है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। और कैन रन ऑन बेयर मेटल सर्वर। मीन आप बेयर मेटल मशीन के ऊपर लिनक्स को स्पिन करें और उसके ऊपर कंटेनर्स को बना दें, या ऑलरेडी आपके पास वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट है तो आप एक वर्चुअल मशीन को ज़्यादा रिसोर्सेज देके उसके ऊपर कंटेनर को स्पिन कर दें। बेसिक यूनिट ऑफ होस्टिंग एप्लीकेशन, ये कंटेनर इज़ बेसिकली आवर बेसिक यूनिट, जिसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं कि आप एप्लीकेशन को करेंगे सेग्रीगेट, छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे एक बड़ी एप्लीकेशन को, तो हर कंटेनर एक छोटे से पोर्शन को ऑक्यूपाई करेगा। और मैनेजेबल बाय क्यूबरनेटिस। क्यूबरनेटिस एक इंजन है जो कि कंटेनर्स, अब आपके कंटेनर्स चल रहे हैं एक सर्वर में, अगर सर्वर डाई हो जाता है, उसको क्रैश हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपके कंटेनर्स ऑटोमेटिकली दूसरी मशीन के ऊपर स्पिन अप हो जाएंगे। और अगर आपके क्यूबरनेटिस एक बहुत बड़ी फील्ड है ये, क्योंकि आपके कंटेनर्स की मैनेजमेंट करता है। अगर आपका लोड ज़्यादा आ गया तो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स की बर्थ हो जाती है, लोड कम हुआ तो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स किल हो जाते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट बहुत आसान है इसके बीच में। आपकी एप्लीकेशन, अगर आपको पता नहीं है कि आपके एप्लीकेशन के आज यूज़र 10 हैं, कल को 10,000 हो सकते हैं, कल को 10 लाख हो सकते हैं, तो आप कभी भी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमें कितना कंप्यूट का CPU और मेमोरी और स्टोरेज अटैच करें। तो कंटेनर्स हमें ये लेवरेज देते हैं कि जो ही लोड आता है तो वो क्यूबरनेटिस हमें लेवरेज देता है कि कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली स्पैन कर देता है उनकी क्वांटिटीज को अकॉर्डिंग टू द लोड, और जो ही वो लोड खत्म होता है ऑटोमेटिकली उनको स्क्वीज कर देता है उनकी क्वांटिटी को।
डॉकर जो इंजन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्पिन योर कंटेनर। तो इसका एक ओवरव्यू देखते हैं व्हाट इज डॉकर। डॉकर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो शिप जो कंटेनर को होल्ड करता है उसको डॉकर कहा जाता है। तो ये नेम भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से ही आया, इवॉल्व हुआ है। और डॉकर बेसिकली क्या करता है, आपके कंटेनर को होल्ड करता है। एक डॉकर मल्टीपल कंटेनर्स को होल्ड कर सकता है। इसी तरह हम अपने कंप्यूटर में जब डॉकर इंस्टॉल करते हैं तो हम मल्टीपल कंटेनर्स को स्पिन कर सकते हैं। डॉकर फीचर्स ऑफ डॉकर। अब डॉकर के बेनिफिट्स क्या हैं? अब अगर आपने एक वेब सर्वर, दो वेब सर्वर इंस्टॉल करने हैं एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एक विंडोज पे, आप नहीं कर सकते। तो डॉकर क्या कहता है कि आप मेरे ऊपर मल्टीपल कंटेनर स्पिन कर दो, हंड्रेड्स ऑफ कंटेनर स्पिन कर दो वेब सर्वर्स के, मैं सबको एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप जब एक वर्चुअल मशीन में वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर मल्टी टेनेंसी मीन एक ही सर्वर के ऊपर डिफरेंट कंपनीज के कंटेनर्स होस्ट हुए हैं, दे आर आइसोलेटेड विद ईच अदर। तो सिक्योरिटी और उसकी आइसोलेशन वो उसको भी ये मेंटेन करता है। देन सिंपली कॉन्फ़िगरेशन इसकी बहुत सिंपल है, नॉट अ डिफिकल्ट टूल टू लर्न। और रैपिड डिप्लॉयमेंट विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। जो काम आप घंटों में करते थे वो मिनटों में होता है, जो काम वर्चुअल मशीन मिनटों में करती थी वो सेकेंड्स में हो रहा है। और CI/CD जो कि कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी। बेसिकली CI/CD क्या है कि यू हैव अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यू हैव अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट, यू हैव अ यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यू हैव सिक्योरिटी एंड देन यू हैव प्रोडक्शन। तो ये पूरे जितने डिफरेंट एनवायरनमेंट है इनको क्विकली विद इन सेकेंड्स स्पिन अप कैसे किया जाता है। एक डेवलपर ने कोड लिखा, अब टेस्टिंग की टीम ने उसको चेक करना है, तो डेवलपर्स जस्ट एक बटन क्लिक करेंगे और आपके वो सारा कोड नए कंटेनर्स में क्विकली स्पिन होके वो एप्लीकेशन आपको टेस्टिंग टीम के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसी तरह टेस्टिंग टीम गो हेड करेगी, एक बटन क्लिक करेगी और जस्ट क्विकली आपके आपकी सेकंड कंटेनर स्पिन अप हो जाएगी। और इसी तरह प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन सब फीचर्स के होने की वजह से। हाशिम, if I am late, अगर मैं देर हो रही है तो you can still have time. However, आपकी screen, I think it went away. Can you share again, please? ओके, मुझे भी कुछ ऐसा फील हुआ कि ये कुछ मसला हो। हम ये स्क्रीन तो आपने आई थिंक देख ली। ओके, स्क्रीन देख सकते हैं अभी आप? Yes. Yes. ओके ओके। अब कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बेसिकली डॉकर को यूज़ कर रही हैं? आपके टेलीकम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर बहुत तेज़ी से इसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। हेल्थ केयर, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एविएशन, ये वो मेन टॉप लीडिंग इंडस्ट्रीज हैं जो इसको बहुत तेज़ी से अडॉप्ट कर रही हैं, क्योंकि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक सेक्टर में डील कर रही हैं। और पब्लिक सेक्टर में जो लोड है आपका, दैट इज़ नॉट काउंटेबल। तो जो मैंने आपको बेनिफिट बताया कुबरनेटिस का कि वो ऑटोमेटिकली कैन हैंडल द मिलियन ऑफ यूजर्स और जस्ट यू हैव 100 यूजर, सो दैट विल ऑटोमेटिकली हैंडल इट। अब हमारे पास एक लैब इन्वायरमेंट है इंस्टॉलिंग डॉकर। इसके बीच में हम डॉकर इंस्टॉलेशन ऑप्शंस में क्या कर सकते हैं आप? डॉकर एडिशन, बेसिकली हमारे पास डॉकर के दो एडिशन है। कम्युनिटी एडिशन है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल इफ यू वांट टू टेस्ट इट, और इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन आल्सो रन इट इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप एंटरप्राइज एडिशन परचेज करेंगे तो देन द डॉकर विल चार्ज यू, or that just like support in case you have any bug or on downtime in your production environment, the Docker will take the responsibility, Docker company. And install location, आप अपने on premises में data center में अगर आपके पास resources हैं, just like virtual machine or bare metal, you can spin Docker quickly. Cloud में Azure, Oracle, AWS, Google, IBM, कोई भी क्लाउड है उसके बीच में आप रिसोर्स को लेके वहाँ पर आप इसको स्पिन कर सकते हैं। अपने लैपटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर आप इसको टेस्टिंग के लिए स्पिन कर सकते हैं। और सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम मैक के ऊपर आप कर सकते हैं, विंडोज़ पे कर सकते हैं, लिनक्स पे कर सकते हैं।
लेकिन इन सब की कोर लिनक्स ही है। विंडोज़ पे जब आप करते हैं तो बेसिकली कंटेनर्स को मैंने जैसा बताया कि वो जो कर्नल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंटेनर, वो लाइट वेट इसलिए है कि वो कर्नल अपना नहीं यूज़ करता, वो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है। तो लिनक्स जो विंडोज़ का कर्नल है डेट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय कंटेनर्स, क्योंकि कंटेनर सारे 99 सारे कंटेनर्स लिनक्स में डेवलप हुए हुए हैं। तो जब आप विंडोज़ के ऊपर एक कंटेनराइजेशन के प्लेटफॉर्म को स्पिन करते हैं तो होता क्या है कि आपके विंडोज़ के अंदर हाइपर वी का हाइपरवाइजर इनेबल होता है और उसके ऊपर एक विंडोज़ का एक लिनक्स की वर्चुअल मशीन स्पिन होती है और उस वर्चुअल मशीन के ऊपर फिर कंटेनर स्पिन होते हैं। लेकिन जब विंडोज़ से के थ्रू जब कंटेनर्स को कमांड लाइन के थ्रू स्पिन कर रहे होते हैं, आपको फील नहीं होता कि बैकग्राउंड पे इसका कर्नल कौन शेयर कर रहा है। तो अगर आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ हो, आप कभी विंडोज़ के ऊपर आपने डॉकर को इंस्टॉल किया हो, तो वो हाइपरवाइजर की सर्विसेज को इनेबल करता है, देन यू कैन यूज़ योर वर्चुअलाइजेशन। सो हमारे ये स्लाइड का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब हम एक प्रैक्टिकल लैब इन्वायरमेंट की तरफ जाएंगे। तो इसमें आई हैव मैंने एक वर्चुअल मशीन अपने पास स्पिन की है ऑन अ VMware वर्कस्टेशन, और let me quickly check what is the IP address of this machine, and okay, so let me do it to access it from my 9.169.129. So, PuTTY basically a tool that is used to connect your Linux operating system. So if you have any question, you can please ask. कोई भी सवाल है आप भी कर सकते हैं, कोई confusion है? So really, is it so quick? Like, are we done with the container setup? I am trying to log in with my virtual machine, and now we are going to do a practical lab. Okay. I mean, हम देखेंगे कि कितना quickly आप एक कंटेनर को स्पिन कर सकते हैं। एक छोटी सी लैब है कि आप एक लिनक्स पर इसको कैसे करते हैं। Is this visible? ये यानी कि जो मैंने स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन, I think it would be better अगर थोड़ा सा zoom in कर लें. This is visible. Font size. ओके, जस्ट मुझे आई डोंट नो, मैंने कभी इसका जूम इन किया नहीं, लेकिन इसका फॉन्ट होता है यहाँ पे। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने आप इसकी टर्मिनल में ना Ctrl+ से भी कर सकते हैं, आई बिलीव। टर्मिनल एंड फीचर्स, सॉरी, टर्मिनल में क्या कर सकते हैं? यहाँ पे Ctrl+ का ऑप्शन प्रेस करें। वो आई थिंक वो अगर हाइपर वर्चुअल मशीन में डायरेक्टली आप कनेक्टेड है ना, फिर कर सकते हैं। तो मैंने एक दफ़ा किया था। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर फॉन्ट्स का Appearance. ये अपीयरेंस और फॉन्ट चेंज, इसको हम 18 कर देते हैं। मुझे सेशन दोबारा ओपन करना पड़ेगा। This is good now? Yeah, perfect. Better. Okay. क्या? तो ये मैंने एक सर्वर क्विकली स्पिन किया है। दिस इज आई डोंट नो व्हाट इज द Red Hat release. This is 7.9 in CentOS operating system, और मैंने जस्ट टाइम को सेव करने के लिए इसमें, अगर इफ यू आर फैमिलियर विद लिनक्स कमांड लाइन, yum rep or list,
तो मैंने इसके बीच में एक रिपोजिटरी इनेबल की है, दैट इज डॉकर कम्युनिटी एडिशन स्टेबल। ये रिपोजिटरी मुझे लेवरेज देती है कि मैं फ्रीली इंटरनेट के थ्रू कम्युनिटी एडिशन के पैकेजेस डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड yum इंस्टॉल डॉकर -ce कम्युनिटी एडिशन, इस कमांड के थ्रू मैंने ये डॉकर का कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल किया था। इट्स वेरिएंट इज 2.10, लेटेस्ट वेरिएंट इस वक्त यही चल रहा है। तो ये डॉकर मैंने इस तरीके से इंस्टॉल किया। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि 100 MB प्लस इसका साइज़ है। तो ये जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं आपके टू स्पिन लिनक्स डॉकर को चलाने, डॉकर इंजन जिसके हम डिस्कशन कर रहे थे, उसको चलाने के लिए जो हमारे पास RPM पैकेज है, डेट इज डॉकर CE। और ये यम की रिपोजिटरी की ब्यूटी है कि इसकी डिपेंडेंसीज को ऑटोमेटिकली रिजॉल्व करता है फ्रॉम द इंटरनेट। जो भी डिपेंडेंसीज है उनको भी इंस्टॉल करता है। अगर आप यहाँ पर डॉकर आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस, आपने सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर की आपने सर्विस को देखना है और इसका स्टेटस देखना है, और इसको इज enabled करके यू कैन क्यूरी दैट आइदर इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑन नेक्स्ट बूट और नॉट। तो इज इनेबल्ड से आप चेक कर सकते हैं। अगर ये इनेबल्ड नहीं है, अगर ये डिसेबल्ड आ रहा है तो नेक्स्ट बूट पे ऑटोमेटिकली इसकी सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। तो यू कैन रन इनेबल। तो इनेबल क्या करेगा, इसको नेक्स्ट बूट के लिए इनेबल कर देगा। तो ये सर्विस आपने स्पिन की, स्टार्ट कर दी, स्टेटस हमने देख लिया। तो अब आप डॉकर की जो कमांड है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। तो डॉकर --- वेरिएंट मैंने कमांड एक चलाई और इट शोज मी के माय डॉकर वेरिएंट इज 20.10.8। इसी तरह डॉकर इन्फो की एक कमांड है that will show you different options about the Docker. Mean how many containers are running right now, stop, pause, how many images I have downloaded, which is a variant number. बहुत सारी चीज़ें अभी ये नेटवर्किंग के लिए कौन कौन से ये ड्राइवर्स को ये सपोर्ट करता है। इसी तरह स्वाम इसका डॉकर का अपना एक लोड बैलेंसर एक क्लस्टर है, जस्ट लाइक क्यूबरनेटिस, वो फिलहाल इनएक्टिव है। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है उसका कर्नल वेरिएंट कौन सा, ये वाला वेरिएंट है, दिस वेरिएंट, इस कर्नल वेरिएंट को सारे कंटेनर यूज करेंगे। तो एक CPU है हमारे पास इस मशीन में और मेमोरी इज अबाउट 2 GB। तो रजिस्ट्री, ये बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्री कम्युनिटी एडिशन यूज करती है docker.io, index.docker.io, जहां से हम डिफरेंट इमेजेस को पुल करेंगे। और फिर Excuse me, Asim, you have 3 minutes remaining. Okay, if you just give me 5 to 6 minutes, so I would like to spin a container and just a web server and I will finish. So Sure. so अब हमने डॉकर सर्च की कमांड से आप किसी भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। तो इमेज इज जस्ट लाइक द ISO फाइल, जिस तरह आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं, लिनक्स इंस्टॉल करते हैं। तो इसी तरह जो भी आपने कंटेनर स्पिन करना है उसका आप पहले इमेज सर्च करेंगे। जस्ट लाइक मुझे एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है बहुत ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब सर्वर है। तो इसका मैं प्री बिल्ड एक इमेज सर्च करता हूँ। तो ये ज़रा ये तो मैंने ये सर्च किया है, तो इसने मुझे सर्च रिजल्ट में एनजिनिक्स के ये डिफरेंट फ्लेवर मेंशन किए हैं। इसके स्टार्स मेंशन हुए हैं, ऑफिशियल बिल्ड ऑफ एनजिनिक्स। तो मैं अगर ये कोई भी इमेज डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये मुझे पूरा पाथ कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फर्स्ट वन यूज़ करता हूँ जिसके ऑफिशियल बिल्ड एनजिनिक्स की है, 15,000 प्लस इसके स्टार्स हैं। तो डॉकर पुल एनजिनिक्स की कमांड से मैं इसकी इमेज को अपनी मशीन में
डाउनलोड करूँगा। तो आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट साइज क्या होगा। इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं कि इमेज के अंदर। लेयर्स मीन के आपका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उसके ऊपर कुछ इंस्टॉलेशन हुई होगी, फिर कोई नई चेंजेस, जितनी भी चेंजेस होती जाती हैं एक इमेज के अंदर, वो एक नई लेयर बिल्ड होती जाती है। और ये डाउनलोड भी लेयर्स की फॉर्मेट में ही होता है। जस्ट एक मिनट लेगा आई थिंक। जस्ट Meanwhile, Asim, there is a question in the chat window. If you would like to address that. जी जी, क्या क्या क्वेश्चन है? Mr. Hamad is asking, you have explained the benefits and some use cases, but could you also elaborate when Docker should not be used or can be disadvantageous? डॉकर विंडोज़ की एप्लीकेशंस जो हैं वो डॉकर पे चलाना कुछ डिफ़िकल्ट जॉब हो जाता है सम टाइम। लेकिन ऑल दो ओपन सोर्स जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब डॉकर कंटेनर को सपोर्ट करती हैं, कोई इशू नहीं है। और आपके वेब सर्वर सारे अगर टॉमकैट, वाइल्डफ्लाई, जेबॉस, अपाची, एनजिनिक्स सब हाईली सपोर्टेड। उसके बाद डेटाबेसेस में आपका ओपन सोर्स में पोस्टग्रेस है, माई सीक्वल है, मारिया डीबी है, मोंगो डीबी है, ये सब सपोर्टेड हैं इसको। तो यू कैन आप यूज़ कर सकते हैं इसको कंटेनराइजेशन के लिए। डिसएडवांटेज अगर आप कहें तो ये है कि इसकी मैनेजमेंट के लिए आपको स्किल सेट बहुत अच्छा चाहिए, हाईली पेड रिसोर्स होगा जो इसको मैनेज करेगा। और लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको इसकी क्विक डिप्लॉयमेंट और डिफरेंट फीचर्स से आप बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैंने ये इमेज पुल किया है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि डॉकर इमेजेस की कमांड मुझे बताएगा कि ये एक इमेज मैंने डाउनलोड किया है और इसका टैग लेटेस्ट है, इसका आईडी ये है, 3 वीक्स अगो ये मॉडिफाइड हुआ था, ये टोटल 133 MB का डाटा डाउनलोड हुआ है। अब मैं इस इमेज को कंटेनर की शेप देना चाहता हूँ, मैं इसको स्पिन करना चाहता हूँ। तो डॉकर रन -IT-D एंड ITD इनके डिफरेंट स्विचेस हैं, अभी एक्सप्लेन करने का इतना टाइम नहीं है। तो मैं जस्ट आपको एक प्रैक्टिकल करूँ। तो इसका नेम मैं दे देता हूँ जस्ट लाइक माई वेब 01 और मैं इसकी पोर्ट को भी एक्सपोज कर सकता हूँ विद -P जस्ट लाइक मैं बाहर से पोर्ट 8080 पे रिक्वेस्ट करूँगा तो इस कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट चली जाएगी फ्रॉम माई बेस मशीन। और विच कंटेनर आई वांट टू, इसके लिए इमेज में कौन सा यूज़ करूँगा, ये इमेज का मैंने आईडी जस्ट दे दिया, नेम दे दिया, पोर्ट दे दिया है और इसको मैंने स्पिन कर दिया। तो ये हमारा एक कंटेनर रनिंग स्टेट में आ गया। तो कंटेनर को रनिंग स्टेट में देखने के लिए डॉकर PS की कमांड से आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कंटेनर स्पिन हुआ है, इसने ये पोर्ट एक्सपोज की है, ये इसके अंदर कमांड चली है और आप देखें कि विद इन अ सेकेंड इसने एक इमेज को यूज़ करते हुए एक वेब सर्वर लॉन्च कर दिया। इसके अंदर डिप्लॉयमेंट कैसे होगी उसको भी आप क्विकली कर सकते हैं, लेकिन एक एज कम्पेयर टू वर्चुअल मशीन ये कितना फास्ट है और इसका ये नेम है। और अगर आप डॉकर PS-A की कमांड आपको बताती है कि ये आपका कोई कंटेनर अगर स्टॉप स्टेट में है तो उसको भी देख सकते हैं। इसी तरह तो आप अभी हमारे पास ये एक वेब सर्वर रेडी स्टेट में है और अगर मैं अपने Sorry to jump in again. We have 2 minutes remaining till the time we set for. I'm finished, almost finished. Okay. देखेंगे वेलकम टू Nginx. This page is basically coming from inside the container. अब मैं आपको क्विकली मल्टीपल कंटेनर और स्पिन करके दिखाता और आप ये देखें कि मेरा ख्याल है आसिम, मेरा ख्याल है काफी है, बाकी हम क्वेश्चन में कर लेंगे। जी यू कैन स्टार्ट क्वेश्चन आंसर का सेशन आप स्टार्ट करके सर।
तो अभी मैंने एक और कंटेनर स्पिन किया है, इसको पोर्ट 8081 दी है, और अगर मैं देखिए मैंने 8081 पे हिट करता हूँ तो ये भी मेरा Nginx पे। As you can all see, Asim is very passionate about containers, and I would love to stay on, but I think in the interest of respect for the time of all the audience, we set up the time for 6:30 p.m. So I would like to give an opportunity to the audience if they would like to unmute and share with us if they have any comment or question. मेरा एक कमेंट होगा कि आसिम अगर कोई लोग इसको मजीद सीखना चाहें तो कैन वी हैव सम काइंड ऑफ सेशन वेयर people can contact and get benefit. And Faisal Zishan, आपका भी क्वेश्चन है तो सर मेरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मेरा असल में यही था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन कुबरनेटिस और डॉकर, तो मैं इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहा था, तो आपने वही क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सर उसका आंसर कर दें। जी बेसिकली सर ये ट्रेनिंग सेशन जो है इसके लिए सबसे पहले आपकी लिनक्स के ऊपर हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। देन लिनक्स के बाद आपको आप कंटेनर्स के ऊपर क्विकली आ सकते हैं, फिर आपको क्यूबरनेटिस आप सीख सकते हैं। लेकिन ये जो रोड है, ये पूरा रोड मैप है, बेसिकली दिस इज अ डेवऑप्स रोड मैप, और इसके बीच में नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स आती हैं। फर्स्ट यू हैव टू लर्न लिनक्स, देन यू हैव टू लर्न कंटेनराइजेशन, देन क्यूबरनेटिस, और देन you have to learn Ansible, that is the automation tool। फिर आपको जेनकिंस आना चाहिए, गिटहब आना चाहिए, AWS, और यानी कि आना मैंडेटरी नहीं है, एक प्रोफेशनल लेवल को अटेन करने के लिए ये आपका पूरा एक रोड मैप है। तो बिल्कुल हम ये ट्रेनिंग करवा सकते हैं, नो इश्यूज, कोई इशू नहीं है इसमें। So in case any one of you is interested, I've pasted the email ID in the window. You can always share your interest for this or even in any other technology. And we'll be happy to help. जो आज के सेशन में नए लोग हैं उनका जरा इंट्रोडक्शन करो। जी sir. So I do see in my list a couple of new names. I'll start in the alphabetical order. Mr. Ali Abid. Sir, would you care to unmute and share with us about your interest in technology and your organization? Ji, Ali Abid sir. Next we have Asad Ahmed Ansari. जी असद आप शेयर करना चाहिए जी। I am Asad Ahmed Ansari. Previously I joined a couple of sessions of you like OpenStack. So now this session is also quite interesting, and I would like to be enrolled in the future sessions of you guys. Thank you. आप अगर आपने enroll होना तो I would recommend कि आप ये form fill कर दें। What that will do is कि we'll be sharing with you the future session details. वो मैं link आपके साथ chat में paste कर देता हूँ। Thank you. You're welcome. Next we have next we have Dr. Hassan Jameel. जी Dr. Hassan Jameel. Assalamualaikum. My name is Dr. Hassan Jameel. I think I have interviewed many times. So that's. I'm from Fast News, Karachi. Thank you for joining, Dr. Next we have Faisal Zishan. I'm already part of this SPS group, and there is a referral, Mamuna Abib. She has recently left the conversation, but she was my referral. I am part of certification group. Okay, thank you. Mariam Azhar. Ji, Mariam Azhar. Next we have Muhammad Yasin. My name is Muhammad Yasin. I am working as a DevOps engineer in Nitek Technology. My referral is Talha Izhar from the CEO of Nitek Technology. Sorry, CEO? Nitek Technology.
is it lighter technology? Sorry. Nitic Technology. Nitic Technology. Okay. Next we have Kamar. I believe this must be Dr. Kamar Sharif. Assalamu alaikum. You are I am a petroleum engineer currently in USA. I was just trying to learn and understand a little bit on the cloud and the new technologies. Just a learner. Thank you. We hope you found this useful, sir. Next, we have Salman Ali. Assalamu alaikum. I'm just a student. I am a part of a SIG group. This session is very helpful for me as I am interested in DevOps or cybersecurity. This is my just an introduction. Thank you. तो साइबर सिक्योरिटी में आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं जस्ट स्टूडेंट हूँ, अभी लर्निंग फेज है बस. अभी जो सिग का हमारा नमल इंस्टीट्यूट से हूँ मैं, तो जो सिग का हमारा ग्रुप है उसमें मैं इनरोल्ड हूँ. ठीक है. Thank you. Next we have Tawheed. My name is Tawheed. मैंने सारी उम्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम किया. आजकल मेरा इंटरेस्ट है, मैं किताब पे काम कर रहा हूँ जिसमें आई एम लुकिंग एट हाई लेवल ये हमारे जो माशरा किस तरफ जा रहा है और हाउ दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फिटिंग इन. सो इट जो डॉक्टर साहब ने शुरू में बात की थी कि कीपिंग इन टच विद द प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड, so this is allowing me to keep in touch with the practitioners. SPS has been always my window into what is going on in the field that I started working in back in 1977. So this is my way to keep in touch with what's going on right now. Thank you so much. This has been an outstanding presentation. मुझे Docker के मुतालिक up to date किया और हमारी जो development cycles हैं, I wasn't aware ये latest जो introduce हुआ after agile computing, so it's been very helpful. Thank you for joining today, sir. Thank you. Doctor, do you have any closing comments? The only thing I would say is that this is a platform और हम एक दूसरे से जितना लर्न कर सकते हैं, देयर कुड बी नो बैच टू इट. सो यहाँ पे जो सिग्स के ग्रुप बनाए हुए हैं उनका मकसद भी यही है. लेट्स बेनिफिट ईच अदर. इल्म जो है ना हमेशा शेयर करने से बढ़ता है. दैट इज़ द ब्यूटी. लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो हम जानते हैं वो हम किसी को क्यों बताएं. लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ और मेरा इस चीज़ पे बिलीफ है कि जितना आप इल्म को शेयर करेंगे, अल्लाह ताला उसमें उतनी ही बरकत पैदा करेगा. और लेट्स वर्क विद ईच अदर, हेल्प ईच अदर एंड ब्रिंग अ गुड नेम टू पाकिस्तान. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. Absolutely, Dr. Saab. So, all right. Thank you everyone for joining. Thank you for your time. We really hope this was a useful spend of your 1 hour, and we hope to see you in the future sessions. The next cloud session is going to be 4 weeks from now. The immediate next session in the next week is going to be on IoT technologies. So stay tuned and keep checking your emails. Have a good evening. Thank you.